जय हिंद दोस्तों। आज ज्योग्राफी का अध्याय 3 देखेंगे। इसमें भारत का भौतिक विभाजन, संरचना और उच्चावच देखेंगे। भारत का भौतिक विभाजन, संरचना, उच्चावच। यह रोशन आनंद सर के द्वारा प्रकाशित नोटबुक है। तो चलिए आइए देखते हैं भूमिका में देखते हैं। पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। ध्यातव्य है कि गोंडवाना लैंड के यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद विशाल भारत का निर्माण हुआ है। पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है। ध्यातव्य है कि गोंडवाना लैंड के यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद विशाल भारत का निर्माण हुआ है। भारत के विशाल आकार के कारण इसे भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है। भारत का विशाल आकार के कारण इसके भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है, जैसे कि उत्तर में हिमालय चौरस दिखाई देने वाला विशाल मैदान, उत्तर में हिमालय चौरस दिखाई देने वाला विशाल मैदान, मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, द्वीप समूह आदि। इसकी संरचना में भारत के महत्वपूर्ण पर्वत चोटी। इन्हीं संरचनाओं में भारत के महत्वपूर्ण पर्वत चोटी, पठार, हिमनद, झील, नदी, उद्गम, गर्त, घाटियाँ, मरुस्थल, कृषि क्षेत्र, खनिज, ऊर्जा संसाधन आदि का विस्तार है। इन्हीं संरचनाओं में भारत के महत्वपूर्ण पर्वत चोटी, पठार, हिमनद, झील, नदी, उद्गम, दर्रा, घाटियाँ, मरुस्थल, कृषि क्षेत्र, खनिज क्षेत्र, ऊर्जा संसाधन आदि का विस्तार है। भारत के कुल क्षेत्र का 10.7% भूभाग पर पर्वत, याद रखेंगे पर्वत है, 10.7% भूभाग पर पर्वत, 18.6 पर पहाड़, 10.7 पर पर्वत, 18.6 पर पहाड़, 27.7 भाग पर पठार तथा 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार हुआ है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखेंगे। 10.7% पर पर्वत, 18.6% पर पहाड़, 27.7% भूभाग पर पठार तथा 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार है। आगे है, पहाड़ी एवं पठारी भाग की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर है। पहाड़ी और पठारी भाग की औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच है, जबकि मैदान एवं तटीय क्षेत्र की ऊंचाई 160 मीटर से भी कम है। झीलों के निक्षेपण से होने से वृद्धि, हिमालय में कई घाटियों का निर्माण हुआ है। झीलों के निक्षेपित होने से वृहद हिमालय, याद रखेंगे फिर से, झीलों के निक्षेपण होने से वृहद हिमालय में कई घाटियों का निर्माण हुआ है। इनमें कश्मीर में डल एवं वुलर झीलें अवशेष के रूप में इसके प्रमाण मिलते हैं। निक्षेपण से याद रखेंगे, कश्मीर में डल झील और वुलर झील के अवशेष के रूप में इसके प्रमाण मिलते हैं। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निमज्जी उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है, जबकि लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाली निक्षेप द्वारा हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह निमज्जी उच्च पर्वतीय भूमि का अवशेष है, जबकि लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाली निक्षेप से हुआ है। सामान्य तौर पर भारत को निम्नलिखित 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। याद रखेंगे, भारत को 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी। हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर एवं उत्तर पूर्वी। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा है भारतीय मरुस्थल। चौथा है दक्षिण भारत का पठार। पांचवा द्वीप समूह। फिर से एक बार देखेंगे, पहला हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है भारतीय मरुस्थल, चौथा है दक्षिण का पठार, उसके बाद पांचवा है द्वीप समूह। इसमें यहाँ दिखाया गया है, एक बार नक्शा को देख लेंगे हम लोग। उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी यहाँ दिया गया है, फिर उत्तर का विशाल का मैदान, मरुस्थल जो कि राजस्थान गुजरात का क्षेत्र हो जाएगा, बीच में यहाँ प्रायद्वीपीय भारत हो गया, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, और वहीं पूरब दिशा में पूरब में हो गया पूरब में पूर्वी तटीय मैदान, पूरब में हो जाएगा पूर्वी तटीय मैदान, पूरब में पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान, वहीं अरब सागर हो जाएगा पश्चिम में, और पूरब में बंगाल की खाड़ी। तो फिर से एक बार देखेंगे, उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार,
मरुस्थल जो कि गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र हो जाएगा, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। आइए अब आगे देखते हैं। आगे है हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी उत्तर एवं पूर्वी। हिमालय परिचय इसका देख लेंगे। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है। हिमालय के उत्तर में तिब्बत का पठार है। दक्षिण में गंगा का विशाल मैदान है। उत्तर में तिब्बत का पठार और दक्षिण में गंगा का विशाल मैदान है। हिमालय के पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2500 किलोमीटर। हिमालय के पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2500 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 160 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 160 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। यह चाँप अर्धवृत्त के रूप में फैला हुआ है तथा इसका क्षेत्र लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिमालय एक प्राकृतिक रोधक के रूप के साथ साथ जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजित भी है। हिमालय प्राकृतिक रोधक के साथ साथ जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। हिमालय पर्वत पश्चिम में पामीर गाँठ। हिमालय पर्वत पश्चिम में पामीर गाँठ से शुरू होती है। हिमालय पर्वत पश्चिम में पामीर घाट से शुरू होती है। इसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पूर्वांचल की पहाड़ी भी कहा जाता है। इसे हिमालय को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पूर्वांचल की पहाड़ी भी कहा जाता है। 5वां पॉइंट है हिमालय मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर फैला है। हिमालय मुख्य रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिसका विस्तार म्यांमार में हिमालय को अराकाम योमा कहा जाता है। म्यांमार में हिमालय को अराकाम योमा के नाम से जाना जाता है। म्यांमार में हिमालय को अराकाम योमा के नाम से जाना जाता है। 6ठा पॉइंट देखेंगे भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख और 11 राज्य में देख लेंगे। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम, चौथा पश्चिम बंगाल, 5वां अरुणाचल प्रदेश, 6ठा में असम, 7 में मेघालय, 8 में नागालैंड, 9 में मणिपुर, 10 में मिजोरम, 11 में त्रिपुरा। त्रिपुरा में हिमालय का विस्तार है। फिर से एक बार देखेंगे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख और 11 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हिमालय का विस्तार है। हिमालय का विभाजन देखेंगे। उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार के आधार पर और नदी घाटियाँ के आधार पर सर सिडनी बुर्राट के द्वारा दिया गया यह विश्लेषण। आइए देखते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार के आधार पर तो पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय, चौथा शिवालिक और 5वां है उत्तर पूर्वी हिमालय। फिर से एक बार ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी, उत्तर पूर्वी हिमालय। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या महान हिमालय, लघु मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणी, उत्तर पूर्वी हिमालय। यह उत्तर से दक्षिण की ओर का विस्तार था। अब यही नदी के आधार पर देखेंगे। सर सिडनी बुर्राट नामक वैज्ञानिक ने नदी के आधार पर हिमालय को बांटा था। पहला है पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। जैसे कि सिंधु सतलज पंजाब, सतलज काली कुमाऊं, काली तिस्ता नेपाल, तिस्ता दिहांग असम हिमालय हो जाएगा। आइए इसी को आगे देखते हैं। यह नक्शा में यहाँ दिया गया है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। यहाँ अब पहला में देखेंगे ट्रांस हिमालय भूगोल वेताओं के अनुसार ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है। इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पूर्व हो गया था। ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का भाग नहीं है। इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पूर्व ही हो गया था। इसका सर्वाधिक विस्तार तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बत हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है क्योंकि इसका सर्वाधिक विस्तार तिब्बत में है। अगला है ट्रांस हिमालय का विस्तार भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। ट्रांस हिमालय का विस्तार एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। लद्दाख में ही काराकोरम गॉडविन ऑस्टिन यानी K2 लद्दाख श्रेणी जास्कर श्रेणी में आता है। कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी जो कि 7788 मीटर, राकापोसी की हाइट है 7788 मीटर, काराकोरम श्रेणी के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। राकापोसी काराकोरम श्रेणी के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, बाल्टिस्तान।
काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। बाल्टिस्तान पीओके का क्षेत्र है, पाकिस्तान का नहीं, वह भारत का ही है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए मैंने यह बोल दिया। काराकोरम श्रेणी में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। काराकोरम श्रेणी में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। केटू का हाइट हो जाएगा 8611 मीटर है। साथ ही भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि 76 किलोमीटर भी इसी श्रेणी में आता है, जो कि 76 किलोमीटर इसी श्रेणी में आता है। आगे है काराकोरम की अन्य ग्लेशियर जो लद्दाख में स्थित है। काराकोरम की अन्य ग्लेशियर जो लद्दाख में है, पहला है बाल्टोरो ग्लेशियर, रेमो ग्लेशियर, पुनमा ग्लेशियर, बतूरा ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर। फिर से एक बार, बाल्टोरो, रेमो, पुनमा, बतूर, हिस्पर, बियाफो। बाल्टोरो, रेमो, पुनमा, बतूर, हिस्पर, बियाफो। अब आगे देखते हैं महान हिमालय। महान हिमालय का आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। महान हिमालय के ऊपरी भाग हमेशा बर्फ से ढके रहने के कारण इसे हिमाद्री कहा जाता है। महान हिमालय का ऊपरी भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है, जिस कारण इसे हिमाद्री कहा जाता है। इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई महान हिमालय की 6100 मीटर है। इसी श्रेणी में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों का उद्गम होता है। हिमालय की प्रमुख चोटियाँ, शिखर, ऊंचाई और देश। माउंट एवरेस्ट 8848 नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में हाइट है 8848। कंचनजंगा 8598 भारत सिक्किम में है। यह भारत के सिक्किम राज्य में है कंचनजंगा। यह 8598 मीटर है। मैकालू पर्वत श्रेणी 8481 नेपाल में, मैकालू नेपाल में है। धौलागिरी 8172 नेपाल में है। नंगा पर्वत 8124 भारत पीओके लद्दाख में है। अन्नपूर्णा यह है 7817 नेपाल में, 7817 नेपाल में। कामेट यह 7756 भारत में है। नामचा बड़वा 7756 भारत में है। फिर से एक बार देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट नेपाल, कंचनजंगा भारत, मैकालू पर्वत नेपाल, धौलागिरी नेपाल, नंगा पर्वत भारत, अन्नपूर्णा नेपाल, कामेट भारत, नामचा बड़वा भारत। आगे है भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। याद रखेंगे, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। ट्रांस हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू लद्दाख में है। ट्रांस हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू लद्दाख में है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम के बीच सीमा में क्षेत्र में स्थित है। धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश। धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है, जबकि धौलागिरी नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि नेपाल में स्थित है। यह नेपाल और तिब्बत के सीमा पर स्थित है। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चोमोलोंगमा कहा जाता है। एवरेस्ट पर्वत को नेपाल में सागरमाथा, एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा और वहीं तिब्बत में चोमोलोंगमा कहा जाता है। अब आगे देखते हैं लघु हिमालय। अन्य नाम मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय। लघु हिमालय को अन्य नाम कहते हैं मध्य हिमालय और हिमाचल हिमालय। आगे देखते हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय बृहद हिमालय के दक्षिण में, लघु हिमालय बृहद हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर स्थित है। लघु हिमालय बृहद हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर स्थित है। यह भाग छोटे छोटे पर्वत श्रेणी से मिलकर बना है। इसकी ऊंचाई 1800 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर। इसके अंतर्गत कई पर्वत श्रेणियां आती हैं। अब आगे देखते हैं पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है। महाभारत श्रेणी नेपाल में है। महाभारत श्रेणी नेपाल में है। घाटी दो पहाड़ियों के बीच के गहरे भाग को घाटी कहते हैं। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कई घाटियां मिलती है। दो पहाड़ी के बीच गहरे भाग को घाटी कहते हैं। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच कई घाटियां मिलती है, जैसे पश्चिम में कश्मीर घाटी, पूर्व में काठमांडू घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, लघु घाटी, लाहुल घाटी, स्पीति घाटी। फिर से एक बार देखेंगे, पश्चिम में कश्मीर घाटी,
पूर्व में काठमांडू घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी आती। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर, कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर। कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, लाहौल एवं स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर, कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर। कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में। काठमांडू घाटी नेपाल में, काठमांडू घाटी नेपाल में, काठमांडू घाटी नेपाल में। आगे देखते हैं हिमालय। लघु हिमालय की सभी पर्वत श्रेणियाँ, लघु हिमालय की सभी पर्वत श्रेणियाँ घने सदाबहार वनों से ढके रहते हैं तथा इस क्षेत्र में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या प्याड़ कहते हैं। लघु हिमालय के सभी पर्वत श्रेणियाँ घने सदाबहार वनों से ढके रहते हैं तथा इस क्षेत्र में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या प्याड़ कहते हैं। कश्मीर घाटी में हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को कड़वा कहते हैं। कश्मीर घाटी में हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को कड़वा कहते हैं। यह केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर घाटी की हिमोद निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को कड़वा कहते हैं। कड़वा केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अब शिवालिक श्रेणी, इसका निर्माण देखेंगे। शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति हिमालय के आने वाली नदियों के अवसादों के निक्षेपण और उसमें वलन पड़ने के पश्चात हुआ है। शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति, शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति हिमालय से आने वाली नदियों के अवसादों के निक्षेपण और उसमें वलन पड़ने के पश्चात हुआ है। यह हिमालय का सबसे नवीन तथा दक्षिणी भाग है। अब आगे है शिवालिक श्रेणी। पश्चिम में पोतवार पठार, पश्चिम में पोतवार पठार से प्रारंभ होकर पूर्व में तीस्ता नदी तक विस्तृत है। शिवालिक श्रेणी पश्चिम में पोतवार पठार से प्रारंभ होकर पूर्व में तीस्ता नदी तक विस्तृत है। श्रेणी की औसत ऊंचाई 1200 मीटर तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है। श्रेणी की औसत ऊंचाई 1200 मीटर तथा चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तक है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच सतलज संरचनात्मक मैदान, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच समतल, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच समतल संरचनात्मक मैदान पाया जाता है, जिसे पश्चिम में दून और जैसे देहरादून और पूरब में द्वार जैसे हरिद्वार। पश्चिम में दून और पूरब में द्वार जैसे हरिद्वार। फिर से एक बार, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच समतल संरचना मैदान पाया जाता है, जिसे पश्चिम में दून जैसे देहरादून और पूरब में द्वार। पश्चिम में याद रखेंगे दून, पूरब में द्वार। दून में देहरादून, द्वार में हरिद्वार, हरिद्वार कहा जाता है। कोटली दून, कोटली दून, पाटली दून, बुटवाल, कांगड़ा घाटी, अलीमपुर द्वार आदि भी शिवालिक श्रेणी में स्थित है। कोटली दून, पाटली दून, बुटवाल, कांगड़ा घाटी, अलीमपुर द्वार आदि शिवालिक श्रेणी में आते हैं। शिवालिक के निचले दक्षिणी भाग को तराई कहते हैं। शिवालिक के निचले दक्षिणी भाग को तराई कहते हैं। यह दलदली क्षेत्र है। अब सोमेश्वर पहाड़ी, बिहार के पश्चिम चंपारण का उत्तर पश्चिमी पहाड़ी, बिहार के पश्चिमी चंपारण का उत्तर पश्चिमी पहाड़ी भाग शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। बिहार के पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। बिहार का लगभग 856 वर्ग किलोमीटर, बिहार के लगभग 856 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है, जिसे सोमेश्वर श्रेणी कहते हैं। याद रखेंगे, सोमेश्वर श्रेणी बिहार के पश्चिमी चंपारण का उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी भाग शिवालिक के अंतर्गत आता है। बिहार का लगभग 856 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसका विस्तार है, इसे सोमेश्वर श्रेणी भी कहा जाता है। अब पूर्वांचल या उत्तर पूर्वी हिमालय, पूर्वांचल या उत्तर पूर्वी हिमालय। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के बाद, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एकाएक मुड़ जाती है। यह उत्तर पूर्वी राज्यों में मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी सेल है से बनी है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एकाएक मुड़ जाती है। यह उत्तर पूर्वी राज्यों में मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी सेल है से बनी है। पूर्वांचल हिमालय का राज्यवार विस्तार, पूर्वांचल हिमालय का राज्यवार विस्तार। अरुणाचल प्रदेश में डफला, अरुणाचल प्रदेश में डफला, मीरो, अबोर, मिसमी, डफला, मीरो, अबोर, मिसमी, पटकाई बुम क्रमशः, डफला, मीरो, अबोर, मिसमी और पटकाई बुम क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित है। पश्चिम से पूर्व के ओर में इसको क्रमशः देख लेंगे। पश्चिम से पूर्व में डफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बुम की पहाड़ी, यह पश्चिम से पूर्व की ओर स्थित है।
अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित पटकाई बूम पर्वत श्रेणी भारत को म्यांमार से अलग करती है। पटकाई बूम, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित पटकाई बूम पर्वत श्रेणी भारत को म्यांमार से अलग करती है। अब कांटो पर्वत 7090 मीटर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कांगटो पर्वत 7090 मीटर इसकी ऊंचाई है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत का सीमा निर्धारण करती है। अब नागालैंड पहाड़ी नागालैंड में स्थित है। नागालैंड में स्थित है। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सारामती है, इसकी हाइट है 3826 मीटर। नागालैंड में स्थित है। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सारामती है। मणिपुरी पहाड़ी तथा मेलातोर पहाड़ी मणिपुर में स्थित है। मणिपुरी पहाड़ी और लेमातोर पहाड़ी, मणिपुर और लेमातोर पहाड़ी मणिपुर में स्थित है। आगे देखेंगे मिजोरम में मिजो पहाड़ी अर्थात लुसाई की पहाड़ी मिजोरम में स्थित है। लुसाई की पहाड़ी मिजोरम में स्थित है। ऊंचाई है सारामती 3826 मीटर है। मिजो पहाड़ी अर्थात लुसाई की पहाड़ी मिजोरम में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी सारामती है। लुसाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी सारामती 3826 मीटर है। त्रिपुरा, यहाँ त्रिपुरी पहाड़ी स्थित है। त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी असम में मिकिर पहाड़ी, रेंगमा पहाड़ी, भुवन पहाड़ी इत्यादि असम में है। मिकिर, रेंगमा, भुवन असम में है। मेघालय में स्थित पहाड़ियाँ पूर्व में क्रमशः गारो खासी जयंतिया, पूरब में गारो खासी जयंतिया और नोकरेक पहाड़, कलसाई पहाड़, नोकरेक पहाड़, कैलाश पर्वत और चेरापूंजी पर्वत ये मेघालय में है। मेघालय में देखेंगे यहाँ स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व में क्रम देखते हैं। गारो खासी जयंतिया पश्चिम से पूर्व में, गारो खासी जयंतिया, नोकरेक, कैलाश, चेरापूंजी यह मेघालय में है। अब सिक्किम में कंचनजंगा संडकफू पर्वत, छोमयुंग पर्वत, पोहुनड़ी पर्वत इत्यादि सिक्किम में है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ी, टाइगर पहाड़ी पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। अब नदी घाटी की सीमा के आधार पर हिमालय का विभाजन, यह सर सिडनी बुर्राट नामक वैज्ञानिक ने किया था। भू वैज्ञानिक थे सर सिडनी बुर्राट ने प्रादेशिक आधार पर हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए विभाजित किया है। इस विभाजन का आधार उन्होंने महत्वपूर्ण नदियों को माना है। इसका विवरण निम्न है। पंजाब हिमालय, यह सिंधु और सतलज नदी के बीच का क्षेत्र है। पंजाब हिमालय सिंधु सतलज के बीच का क्षेत्र है। इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर है। कुमाऊं हिमालय, यह सतलज और काली के बीच है। कुमाऊं हिमालय सतलज काली के बीच है। इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर है। कुमाऊं हिमालय, सतलज काली, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है कुमाऊं हिमालय को। आगे है नेपाल हिमालय, यह काली और तीस्ता के बीच है। इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग यह ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र है। इसकी लंबाई है 750 किलोमीटर। अब आगे देखते हैं, यहाँ दिखाया गया है हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। यहाँ से देख लेंगे सिंधु सतलज पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज पंजाब हिमालय, सतलज काली कुमाऊं हिमालय, काली तीस्ता नेपाल हिमालय, तीस्ता दिहांग असम हिमालय। अब आइए आगे देखते हैं नदी विभाजित हिमालय के प्रमुख दर्रे देखेंगे। प्रमुख दर्रा में पर्वतीय भाग में एक स्थल से दूसरे स्थल तक जाने वाले मार्ग को दर्रा कहते हैं। पर्वतीय भाग में एक स्थल से दूसरे स्थल तक जाने वाले मार्ग को दर्रा कहते हैं। लद्दाख में काराकोरम, लानकला, देप्सला, अलीग, चांगला, खारदुंगला आदि लद्दाख में स्थित दर्रा है। एक बार फिर से काराकोरम, लानकला, देप्सला, अलीग, चांगला, खारदुंगला आदि लद्दाख में स्थित है। भारत चीन को आपस में जोड़ता है। इन सभी दर्रों में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित काराकोरम दर्रा है। जम्मू कश्मीर जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जो श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है। इसे NH1D घोषित किया गया है। जोजिला दर्रा जो जम्मू कश्मीर को लेह से जोड़ता है, NH1D घोषित किया है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1A
इसी दर्रे से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय NH-1A बनिहाल दर्रा से ही होकर गुजरता है, जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। अगला है पीर पंजाल दर्रा, जो जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। पीर पंजाल जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। अब आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। इसमें ट्रिक दिया गया है सर के द्वारा, खराब ट्रिक है शराब। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो हिमाचल को के लाहौल शहर को स्पीति से जोड़ता है। बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश को मनाली को लद्दाख से लेह को आपस में जोड़ता है। देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड में माना दर्रा स्थित है, जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नीति दर्रा जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। मालिंगला दर्रा जो उत्तराखंड को चीन से जोड़ता है। उत्तराखंड का फिर से एक बार देखेंगे। माना नीति लीपू मालिंगला ये उत्तराखंड में है। माना नीति लीपू जो उत्तराखंड में है। सिक्किम में नाथुला और जेलेपला नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। भारत चीन युद्ध 1962 के दौरान इसी दर्रे से चीनी आक्रमणकारी भारत में घुसे थे। जेलेपला दर्रा जो सिक्किम में है, सिक्किम और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, जो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, जो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार को जोड़ता है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार को जोड़ता है। पंगसाऊ दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार को जोड़ता है। यंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। फिर से एक बार, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश म्यांमार को जोड़ता है। पंगसाऊ दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। यंगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। अब तुजू दर्रा मणिपुर में है, जो मणिपुर और म्यांमार को आपस में जोड़ता है। यहाँ नक्शा में सारा दर्रा दिखाया गया है, देखेंगे। ऊपर में बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल, जोजिला, बनिहाल और रोहतांग। इधर है लद्दाख में काराकोरम। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में बारालाचला, सिपकिला, और हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग है। रोहतांग, बारालाचला, सिपकिला ये हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग, बारालाचला, सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड में माना नीति लीपू उत्तराखंड में है। सिक्किम में नाथुला जेलेपला सिक्किम में हो जाएगा। वहीं अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला यंगयाप अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। तुजू दर्रा मणिपुर में हो जाएगा। और थालघाट और भोरघाट ये महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में। पालघाट, सेनकोट्टा घाट ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल में है। पालघाट और सेनकोट्टा घाट केरल में है। आगे देखेंगे भारत की प्रमुख घाटियाँ। दो पहाड़ियों के बीच के गहरे भाग को घाटी कहते हैं। दो पहाड़ी के बीच के गहरे भाग को घाटी कहा जाता है। घाटी सामान्यतः पर्वतीय राज्यों में मिलता है। इसका आकार सामान्यतः यू जैसा होता है। घाटियों से नदियाँ बहा करती है। खास तौर पर बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में घाटी देखने को मिलता है। राज्य और घाटियाँ, लद्दाख में गलवान घाटी, मरखा घाटी, सुरू घाटी, नुब्रा घाटी। लद्दाख में देखेंगे गलवान घाटी, मरखा घाटी, सुरू घाटी, नुब्रा घाटी। गलवान घाटी, मरखा घाटी, सुरू घाटी, नुब्रा घाटी। जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, चिनाब घाटी, लीदर घाटी, गुरेज घाटी। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, पर्वतीय घाटी, किन्नौर घाटी, मालना घाटी, चंबा घाटी। उत्तराखंड में दून घाटी, फूलों की घाटी, जोहर घाटी, नेलांग घाटी, धर्मा घाटी। सिक्किम में चुम्बी घाटी, युथांग घाटी। सिक्किम में चुम्बी और युथांग घाटी। अब आगे देखते हैं नागालैंड में जुकू घाटी। नागालैंड में जुकू घाटी। आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी। तमिलनाडु में कंबम घाटी। केरल में साइलेंट वैली, मौन घाटी, शांत घाटी। अब नोट में देख लेंगे साइलेंट वैली
साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। न्योर घाटी पश्चिम बंगाल में स्थित है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के समीप गलवान घाटी स्थित है। LAC के समीप गलवान घाटी है। चुम्बी घाटी सिक्किम के समीप भारत भूटान और चीन की सीमा लगती है। चुम्बी घाटी के समीप भारत भूटान चीन की सीमा लगती है। यहाँ के निवासी को प्रोमोबा कहा जाता है। चुम्बी घाटी के समीप भारत और भूटान और चीन की सीमा लगती है। यहाँ के निवासी को प्रोमोबा कहा जाता है। चंद्रा और भागा नदी, चंद्रा और भागा नदी लाहौल घाटी से निकलती है। चंद्रा और भागा नदी लाहौल घाटी से निकलती है। पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच कुल्लू घाटी है। पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत श्रेणी के बीच कुल्लू घाटी है। इसे देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। मालना घाटी छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। मालना घाटी छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। धर्मशाला शहर कांगड़ा घाटी में स्थित है। धर्मशाला शहर कांगड़ा घाटी में है। बौद्ध का प्रसिद्ध ताबो मठ स्पीति घाटी में है। बौद्ध का प्रसिद्ध ताबो मठ स्पीति घाटी में है। अब आगे देखते हैं हिमालय के प्रमुख हिमनद। काराकोरम श्रेणी यानी ट्रांस हिमालय, सियाचिन, बाल्टोरो, सारेनी, हिस्पर, बियाफो, बातुर, खुर्दोपिन आदि प्रमुख हिमनद है। एक बार फिर से सियाचिन, बाल्टोरो, सासेनी, हिस्पर, बियाफो, बातुर, खुर्दापिन आदि प्रमुख हिमनद है, जहाँ से भारत की कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती है। लद्दाख में रीमो, पुनमाह, रूपल आदि प्रमुख हिमनद है। उत्तराखंड में गंगोत्री, मिलाम, चेराबारी प्रमुख हिमनद है। उत्तराखंड में गंगोत्री, मिलाम, चेराबारी प्रमुख हिमनद है। उत्तर का विशाल मैदान। हिमालय पर्वत के दक्षिण और विंध्याचल पर्वत के उत्तर की 3 प्रमुख नदी प्रणालियों में सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र उनकी सहायक नदियों के अवसादों के निक्षेपण से इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। हिमालय पर्वत के दक्षिण और विंध्याचल पर्वत के उत्तर 3 प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियों के अवसादों के निक्षेपण से इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। यह विशाल मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। पश्चिम से पूर्व इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है और 150 से 500 किलोमीटर चौड़ा है। उत्तर का मैदान सामान्यतः पूर्व की ओर ढलान है। अतः अधिकतर नदियाँ पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह मैदान समुद्र तल से लगभग 50 मीटर से 150 मीटर तक ऊंचा है। अब उत्तरी मैदान में भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा भौतिक लवण वाले क्षेत्र मिलते हैं। उत्तर मैदान में भाबर, तराई, बांगर, खादर, डेल्टा भौतिक लक्षण वाले क्षेत्र मिलते हैं। उत्तरी मैदान का प्रादेशिक विभाजन। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पश्चिमी मैदान, पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो आगे देखते हैं मैदान में पंजाब का मैदान निर्माण है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज के अवसादों के निक्षेपण से पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ है। रावी और ब्यास के द्वाब को बाड़ी द्वाब, रावी ब्यास बाड़ी द्वाब तथा व्यास और सतलुज के बीच के द्वाब को विष्ट द्वाब कहते हैं। रावी ब्यास बाड़ी द्वाब, व्यास सतलज विष्ट द्वाब कहा जाता है, जो महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है। द्वाब, 2 नदियों के बीच के भूमि को द्वाब कहते हैं। राजस्थान का मैदान। विस्तार। अरावली के पश्चिम में भारत के पाकिस्तानी सीमा तक विस्तृत है। राजस्थान मैदान की प्रमुख स्थलाकृति बलुआ स्तूप है। इस मैदान के पूर्वी भाग में कई पहाड़ियां हैं जिन्हें टोड़ कहते हैं। लूनी राजस्थान मैदान की प्रमुख नदी है जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रण तक जाती है। लूनी राजस्थान की मैदान की प्रमुख नदी है जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रण तक जाती है। राजस्थान मैदान में सांभर, डेगना, दिनवाना तथा कुचापन प्रमुख खारे पानी की झील है। सांभर भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। राजस्थान के मैदान में स्थित उर्वर भूमि को रोही कहा जाता है। गंगा का मैदान। अब गंगा का मैदान को देखते हैं। यमुना नदी से पूर्व में बंगाल की
पश्चिमी सीमा तक यह फैला है। यमुना नदी से पूर्व में बंगाल की पश्चिमी सीमा तक यह फैला है, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। गंगा के मैदान का ढाल सामान्यतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। गंगा के मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण की ओर है। गंगा का मैदान मुख्यतः उत्तरी और दक्षिणी मैदान में बटा है। गंगा के उत्तरी मैदान की प्रमुख नदियां हैं गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कमला, महानंदा आदि, जबकि दक्षिणी मैदान की प्रमुख नदियां हैं सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनाशा, अजय। इन सभी नदियों के अवसादों के निक्षेपण से गंगा मैदान का विस्तार हुआ है। उत्तरी गंगा के मैदान के नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आता है, जिस कारण ये छाड़न झील, दलदल और चौड़ भूमि का विस्तार करता है। दक्षिण गंगा के मैदान की नदियाँ ग्रीष्मकाल में सूख जाती है या जल की पतली धारा चलती रहती है। निम्न क्षेत्र को यहाँ जल्ला और टाल कहा जाता है, जहाँ वर्षा के समय पानी भर जाती है। दक्षिण गंगा के मैदान की नदियाँ ग्रीष्मकाल में सूख जाती है या जल की पतली धारा चलती रहती है। निम्न क्षेत्र को यहाँ जल्ला और टाल कहा जाता है, जहाँ वर्षा के समय जल भर जाती है। अब आगे देखते हैं। ब्रह्मपुत्र का मैदान निर्माण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी सुबनसिरी, लोहित, दिबांग, मानस आदि के अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र, उसकी सहायक नदी सुबनसिरी, लोहित, दिबांग, मानस आदि के अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। विस्तार असम में सादिया के उत्तर पूर्व से होकर धुबरी तक लगभग 650 किलोमीटर लंबा है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के बीच से होकर गुजरती है। इस नदी के बीच स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो कि असम में है। अब भारतीय मरुस्थल, ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर या उससे कम हो उसे मरुस्थल कहा जाता है। 25 सेंटीमीटर या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल कहा जाता है। राजस्थान का थाड़ मरुस्थल इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब थाड़ मरुस्थल यह 644 किलोमीटर लंबा है। थाड़ मरुस्थल 644 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,04,000 वर्ग किलोमीटर है। 1,04,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ वर्षा 15 सेंटीमीटर से 150 मिलीमीटर होता है, से भी कम होती है। ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। थार मरुस्थल की प्रमुख स्थलाकृति स्थानांतरी रेतीले टीले, छत्रक चट्टानों एवं मरुउद्यान है। यहाँ बालू के टीलों एवं बरखान का विस्तार बहुत अधिक है। यहाँ की एकमात्र बड़ी नदी लूनी है। थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में है, परंतु कुछ भाग पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात में भी फैला है। कच्छ के रण को सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है। अब प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण अति प्राचीन पेंजिया से बने गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो कई वर्षों या पुनः टूटा और आगे बढ़ यूरोपीय प्लेट से टकराया, जिससे प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ। इसका आकार त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में अरावली, विंध्याचल और सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूरब में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग का ढाल उत्तर और पूरब की ओर है, जबकि दक्षिणी भारत का ढाल पूरब की ओर है। उच्चावच लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार का 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। प्रायद्वीपीय पठार को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है: दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग और उत्तर पूर्वी पठार। अब दक्कन के पठार को देखते हैं। दक्कन के पठार का विस्तार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में है। दक्कन के पठार का विस्तार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में है। यह लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम भाग, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश में है। दक्कन के पठार के पूर्व एवं पश्चिमी भाग में पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट स्थित है। इसका विस्तार निम्न है। दक्कन के पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट है, जो तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ी में
आपस में दोनों मिलता है। पश्चिमी घाट उत्तर में तापी नदी से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसे सह्याद्री की पहाड़ी भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं पश्चिमी घाट के अंतर्गत आने वाली पहाड़ियाँ क्रमशः उत्तर से दक्षिण में देखेंगे तो पहला है महाराष्ट्र में कलसूबाई महाबलेश्वर, कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ी, तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल एवं तमिलनाडु में अन्नामलाई, केरल में कार्डेमम इलायची की पहाड़ी। पश्चिमी घाट में 4 प्रमुख दर्रे हैं जिसका विस्तार उत्तर से दक्षिण क्रमशः थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सिरकोट्टा घाट। पश्चिमी घाट में 4 प्रमुख दर्रा, पहला थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सिरकोट्टा घाट। यह क्रमशः उत्तर से दक्षिण में विस्तार है। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है जो मुंबई और नासिक को जोड़ता है। से जोड़ता है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पालघाट दर्रा केरल में है जो पलक्कम को कोयम्बटूर से। सिनकोट्टा घाट दर्रा केरल में है जो तिरुवनंतपुरम को मदुरई से। इसे एक बार फिर से देखेंगे। थालघाट मुंबई को नासिक, थालघाट मुंबई नासिक, भोरघाट मुंबई पुणे, पालघाट पलक्कड़ से कोयम्बटूर, सिनकोट्टा घाट तिरुवनंतपुरम से मदुरई। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक लगभग 1800 किलोमीटर में विस्तृत है, अर्थात ओडिशा से तमिलनाडु तक विस्तार है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक लगभग 1800 किलोमीटर में विस्तृत है, अर्थात ओडिशा से तमिलनाडु तक विस्तृत है। पूर्वी घाट बीच बीच में कटा छटा है जिससे होकर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ बहती है। पूर्वी घाट बीच बीच में कटा छटा है जिससे होकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बहती है। अतः इस क्षेत्र में कई अलग अलग पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है, जैसे क्रमशः उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगाड़ी पहाड़ी और तमिलनाडु में अन्नामलाई, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी, वेलंगिरी, जवादी, सिलुमलाई पहाड़ी। इसको फिर से देखते हैं। उड़ीसा में महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगाड़ी पहाड़ी, तमिलनाडु में अन्नामलाई पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी, पालनी, वेलंगिरी, जवादी, सिलमलाई पहाड़ी। अब आगे देखते हैं नोट में नीलगिरी पहाड़ी। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी तथा पूर्वी घाट श्रेणी आपस में एक दूसरे से नीलगिरी श्रेणी में मिलते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी तथा पूर्वी घाट श्रेणी आपस में एक दूसरे से नीलगिरी श्रेणी में मिलती हैं। नीलगिरी क्षेत्र मूलतः तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में है, लेकिन इसका विस्तार तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक और केरल क्षेत्र में भी मिलता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2636 मीटर है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा 2636 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नीलगिरी क्षेत्र में डोडा नामक जनजाति निवास करती है। जो मूलतः पशुपालक होती है। इस जनजाति में शिशुवध प्रथा व बहुपति विवाह का भी प्रचलन दिखाई देता है। अब अनाईमुड़ी यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी 2695 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट में स्थित है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट या दक्षिण भारत का हिमालय भी कहा जाता है। अन्नामलाई पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु। अनाईमुड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। इसके उत्तर में अन्नामलाई की पहाड़ी, दक्षिण में इलायची की पहाड़ी। अनाईमुड़ी 3 पहाड़ियों का केंद्र है। इसके उत्तर में अन्नामलाई की पहाड़ी तथा दक्षिण में इलायची की पहाड़ी।
यानी कार्डेमम की पहाड़ी और पूरब में पालनी की पहाड़ी स्थित है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में पालघाट दर्रा स्थित है। महाराष्ट्र में सतमाला पहाड़ी, अजंता पर्वत श्रेणी, सह्याद्री पर्वत श्रेणी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, बालघाट पर्वत श्रेणी इत्यादि स्थित है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कलसूबाई है, जिसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कलसूबाई 1646 मीटर। सतलज पहाड़ी और हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी के बीच महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा। सतलज पहाड़ी और हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी के बीच में महाराष्ट्र में थालघाट दर्रा। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी और महाबलेश्वर के बीच में भोरघाट दर्रा मुंबई और पुणे के जोड़ता है। नीलगिरी पहाड़ी अन्नामलाई पहाड़ी के बीच पालघाट दर्रा स्थित है। ओडिशा में गढ़जात पहाड़ी, टिकरापाड़ा पर्वत श्रेणी, अस्सिया पहाड़ी, नायगढ़ पहाड़ी आदि स्थित है। टिकरा पर्वत श्रेणी और नायगढ़ पहाड़ी के बीच से महानदी गुजरती है। अब आगे देखते हैं गुजरात में स्थित पहाड़ियाँ। गुजरात में स्थित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम: कच्छ की पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी। गुजरात में उत्तर से दक्षिण कच्छ पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी, गिर पहाड़ी। कच्छ प्रायद्वीप को काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग कच्छ की खाड़ी करता है। कच्छ प्रायद्वीप को काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग कच्छ की खाड़ी करता है। दीव और दमन के बीच खंभात की खाड़ी स्थित है। दीव और दमन के बीच खंभात की खाड़ी स्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर कर्क रेखा के दक्षिण में है। दक्कन के पठार के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र देखे जाते हैं। पठार में धरातल की से ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थान जिसका आधार विस्तृत हो, शीर्ष सपाट या मेजाकार हो, पठार कहलाता है। इसकी औसत ऊंचाई धरातल से 500 से 600 मीटर होती है। प्रायद्वीपीय भारत मुख्यतः पठारी क्षेत्र ही है। प्रायद्वीपीय पठार कई पठारी क्रमों में निर्मित से इसलिए इसे पठारों का पठार कहा जाता है। इसके अंतर्गत दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दंडकारण्य पठार, कर्नाटक का पठार आदि आता है। पठार धरातल से ऊंचा उठा हुआ वैसा स्थान जिसका आधार विस्तृत हो, शीर्ष सपाट या मेजाकार हो, पठार कहलाता है। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 600 मीटर होती है। प्रायद्वीपीय भारत मुख्यतः पठारी क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय भारत पठारी क्षेत्र है। प्रायद्वीपीय पठार की कई पठारी क्रमों से निर्मित हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार कई पठारी क्रमों से निर्मित हुआ है इसलिए इसे पठारों का पठार कहा जाता है। इसके अंतर्गत दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दंडकारण्य पठार, कर्नाटक का पठार आदि विस्तृत है। अब आगे देखते हैं कर्नाटक का पठार। कर्नाटक के पठार यह कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक का पठार कर्नाटक में स्थित है, जो लगभग 1,89,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। बाबा बुदन यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है तथा मुल्लयानगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। कर्नाटक के पठार में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है। यहाँ काली मिट्टी की प्रधानता है। कर्नाटक पठार क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, सरस्वती व भीमा प्रमुख नदियाँ हैं। तेलंगाना का पठार दक्कन के पठार का हिस्सा है। इसका विस्तार आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में है। डेलीगुट्टा तेलंगाना की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण पठारी क्षेत्र को रायसीमा का पठार, जबकि ऊपरी पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहा जाता है। दक्कन का पठार इसका विस्तार उत्तर में सतपुरा और विंध्याचल की पहाड़ी तक है। पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट का विस्तार है। कर्नाटक का पठार एवं तेलंगाना का पठार इसी का हिस्सा है। यह भारत के 8 राज्यों में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। दक्कन के पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यह काली मृदा की प्रधानता है, जिसमें कपास की खेती अच्छी होती है। दक्कन के पठार का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यहाँ काली मृदा की प्रधानता है, जिसमें कपास की खेती अच्छी होती है। सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार दक्कन पठारी क्षेत्र में है। दक्कन पठारी क्षेत्र को गोदावरी नदी अपवाहित होती है। दक्कन पठारी क्षेत्र में गोदावरी नदी अपवाहित होती है। मालवा का पठार यह मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। यहाँ की काली मिट्टी का विकास हुआ है। यहाँ भी काली मिट्टी का विकास हुआ है। चंबल, नर्मदा, तापी, मालवा पठार का मुख्य नदियाँ हैं।
बुंदेलखंड पठार, इसका विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। ग्रेनाइट व नीच चट्टान के अपरदन से यहाँ लाल मिट्टी का विकास हुआ है। अब बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक चंबल नदी के द्वारा बने महाखड्डों को उत्खाद भूमि प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार, यह मुख्यतः झारखंड में स्थित है। यह पठार हजारीबाग के पठार, रांची का पठार तथा राजमहल की पहाड़ी से मिलता है। छोटा नागपुर का पठार से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी है, जो हजारीबाग के पठार को रांची के पठार में से अलग करता है। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार के दृष्टिकोण से भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, जो यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पवित्रता के दृष्टिकोण से इस नदी को छोटा नागपुर की गंगा कहा जाता है। स्वर्णरेखा नदी को छोटा नागपुर की गंगा कहा जाता है। पारसनाथ की पहाड़ी छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई है 1366 मीटर। पहाड़ी जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। पारसनाथ की पहाड़ी जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। अब देखेंगे दंडकारण्य पठार। इस पठार का विस्तार, दंडकारण्य पठार का विस्तार ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक है। इंद्रावती नदी का उद्गम इसी पठार से होता है। भारत में टीन दंडकारण्य के बस्तर क्षेत्र में पाया जाता है। मध्य भूभाग में मुख्य रूप से उत्तर के विशाल मैदान एवं प्रायद्वीपीय पठार के बीच के उच्च भूभाग शामिल है। इसमें प्रमुख है अरावली पर्वत, विंध्याचल श्रेणी एवं सतपुरा श्रेणी। अब पर्वत श्रेणी देखेंगे। अरावली पर्वत श्रेणी, इसका विस्तार दिल्ली से लेकर गुजरात के पालमपुर तक लगभग 800 किलोमीटर में है। यह एक प्राचीनतम पठार है, अवशिष्ट पर्वत है। इसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियम काल में हुई है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो आबू पर्वत पर है। आबू पहाड़ी पर दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। सतपुरा श्रेणी, इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। सतपुरा श्रेणी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में है। यह एक ब्लॉक पर्वत है, जिसका निर्माण ग्रेनाइट एवं बेसाल चट्टानों से हुआ है। यह पश्चिम में पूर्व राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल श्रेणी में फैला हुआ है। आगे है सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो 1065 मीटर है। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी निकलती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, इसका विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ में है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ में है। इसकी लंबाई लगभग 1086 किलोमीटर है। विंध्याचल पर्वत में विंध्याचल, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है, जो 881 मीटर ऊंची है। विंध्याचल श्रेणी गंगा नदी के अपवाह को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र से अलग करता है। अब उत्तर पूर्वी पठार में मुख्य रूप से मेघालय का पठार, कार्बी एनालॉग का पठार, जो छोटा नागपुर के पठार का ही विस्तृत रूप है। उत्तर पूर्वी में मुख्य रूप से मेघालय का पठार, कार्बी एनालॉग का पठार, जो मुख्य पठार का विस्तृत रूप है। हिमालय के निर्माण के समय इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व में खिसक गया, जिससे बीच में भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ, जिसे नदियों ने धीरे धीरे भर दिया। मेघालय की पठार को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी में विभाजित किया गया है। मेघालय की पठार की पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों में विभाजित किया गया है। खासी पहाड़ी के दक्षिण में
मासिनराम एवं चेरापूंजी क्षेत्र स्थित है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिण में मासिनराम और चेरापूंजी क्षेत्र स्थित है जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। अब नोट में इंद्रावती पर्वत छत्तीसगढ़, मेल्लोर पर्वत गोवा में, इंद्रावती पर्वत छत्तीसगढ़, मेल्लोर गोवा, केलसर पर्वत हरियाणा, बेतला झारखंड। अब तटीय मैदान, भारतीय क्षेत्र के तटीय मैदान में भूप्राकृतिक प्रक्रियाओं के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। इसमें देखेंगे पश्चिम एवं पूर्वी तटीय मैदान। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। जल में डूबे होने के कारण यह मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तक फैले तटीय मैदान में निम्नलिखित भाग में बांटा जा सकता है। गुजरात का तटीय मैदान, कच्छ और काठियावाड़ का क्षेत्र, कोंकण का तटीय मैदान महाराष्ट्र से गोवा तक, कन्नड़ का तटीय मैदान गोवा से मंगलुरु, मालाबार का तटीय मैदान मंगलुरु से कन्याकुमारी। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है। मालवा तटीय मैदान में विशेष स्थलाकृति कयाल पाई जाती है। मालवा तटीय मैदान में विशेष स्थलाकृति कयाल पाई जाती है जो मछली पकड़ने और नौकायन के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी तटीय मैदान पूरब की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, जिससे इस मैदान का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान से अधिक है। इस मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है। उत्कल तटीय मैदान उड़ीसा के स्वर्णरेखा नदी में और महानदी के बीच है। उत्कल तटीय मैदान उड़ीसा के स्वर्णरेखा नदी और महानदी के बीच है। उत्तरी सरकार तट, इस मैदान का विस्तार ओडिशा और आंध्र प्रदेश में है। यह महानदी और कृष्णा नदी के बीच है। कोरोमंडल तटीय मैदान, यह मैदान का विस्तार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। द्वीप समूह में भारत के बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। द्वीप समूह भारत के बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित है। तो आगे है लक्षद्वीप, यहाँ पे दिया गया है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहला क में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप है, जिसमें सबसे बड़ी द्वीप मात्र 7 हैं। 7 बड़े द्वीप में 4 अंडमान में है जबकि 3 निकोबार में है। 572 महाद्वीप में 7 बड़े महाद्वीप में जिसमें 4 अंडमान में है और 3 निकोबार में है। उत्तरी अंडमान है, यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है। इसके पूर्वी भाग में नारकोंडम द्वीप है जो भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। अंडमान निकोबार समूह की सबसे ऊंची चोटी सेंडल पीक है, 738 मीटर है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। मध्य अंडमान, यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। मध्य अंडमान, यह भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसके पूर्वी भाग में लगभग एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। यह मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी माउंट डियोबेली 515 मीटर है। दक्षिण अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्रीविजयपुरम इसी द्वीप पर स्थित है। सेलुलर जेल यहीं पर है। इस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोयम है। दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्रीविजयपुरम इसी द्वीप पर है। सेलुलर जेल यहीं पर है। दक्षिणी अंडमान में ही सेलुलर जेल है। इसी द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोयोब है, 460 मीटर। ग्रेट निकोबार, यह भारत का सबसे दक्षिण द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। इसकी द्वीप पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर ही इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट धुलियट है, जो कि 642 मीटर है। इसी द्वीप पर स्थित है। माउंट धुलियट ग्रेट निकोबार में है।
टेरासा द्वीप हो जाएगा केमोराटा द्वीप, टेरासा द्वीप, केमोराटा द्वीप, नंकोड़ी द्वीप, कटचल द्वीप इत्यादि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ग्रेट कोको द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है जिस पर म्यांमार बर्मा का अधिकार है। कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है जिस पर म्यांमार यानी कि बर्मा का अधिकार है। अब आगे है प्रिपेरिस द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित जिस पर म्यांमार का अधिकार है। लैंडफॉल द्वीप यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे उत्तर में स्थित है। न्यूमूर द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में स्थित इस द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। न्यूमूर द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। नाम परिवर्तन 30 दिसंबर 2018 को। रोस द्वीप इसका नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप, रोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप, शहीद द्वीप, नील द्वीप, शहीद द्वीप, हेवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप, हेवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप। पोर्ट ब्लेयर 13 सितंबर 24 को पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर 2014 में 13 सितंबर 2014 को श्री विजयपुरम कर दिया गया। आगे है लक्षद्वीप समूह। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। लक्षद्वीप यह भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित अरब सागर में स्थित एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप यह भारत के पश्चिम में स्थित अरब सागर में स्थित प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप का आकार घोड़े के नाल के जैसा है। मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह के सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप है जो लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप को लेकर भारत और मालदीव के बीच विवाद है लेकिन वर्तमान में इस पर भारत का अधिकार है। नोट में देखते हैं भारत का कुछ प्रमुख नदी द्वीप। माजुली द्वीप यह द्वीप असम में है जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा किया गया है। माजुली द्वीप अपने जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यह एक नदीय द्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह सबसे बड़ा नदी द्वीप जिला भी है। अब व्हीलर द्वीप यह ओडिशा में स्थित है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है। इसे वर्तमान समय में एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के रूप में जाना जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा द्वीप पर है। पम्बन द्वीप यह आदम ब्रिज या राम सेतु का ही भाग है। पम्बन द्वीप आदम ब्रिज या राम सेतु का ही भाग है। यह द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इस द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। पम्बन द्वीप या पम्बन चैनल रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से अलग करता है। आगे है कच्चातीबू द्वीप। कच्चातीबू द्वीप इस द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के मध्य विवाद है। कच्चातीबू द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद है। आलिया बेट और खादिया बेट। आलिया बेट और खादिया बेट द्वीप यह द्वीप खंभात की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप खंभात की खाड़ी में स्थित है। नर्मदा नदी के मुहाने पर आलिया बेट द्वीप जबकि ताप्ती नदी के मुहाने पर खादिया बेट। नर्मदा के मुहाने पर आलिया बेट, नर्मदा के मुहाने पर आलिया बेट और ताप्ती के मुहाने पर खालिया बेट द्वीप स्थित है। इसके बाद इसके साथ ही ये तीसरा चैप्टर जो है ख़त्म हो गया है। अब इसके आगे इसका ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इसे भी मैं आगे करवाऊँगा। तो धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप लोग इसे एक दो बार देखेंगे ताकि अच्छे से रिवाइज हो सके। जय हिंद।